नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान। मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह अपनी खास पेशकश लेकर इस वक्त, जिसका नाम है खबर की तह तक। अपने इस कार्यक्रम के जरिए तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचते हैं हम। उस खबर की गहराई आप तक पहुंचाते हैं। उस खबर की किसके लिए कितनी अहमियत है, क्या अहमियत है, ये आपको बताते हैं अपने ब्यूरो हेड्स के जरिए, अपने तमाम साथियों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में दौरे पर जा सकते हैं। उनका ये दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तैयारियों का जायजा लेने पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम, आदि कैलाश के दर्शन करेंगे और एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। हम खबर दे रहे हैं आपको। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जनसभा में बताया जा रहा है कि 50,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राव शफात, आपका रुख कर रहे हैं उत्तराखंड से। अहम खबर हमने दी है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री के इस दौरे को ज्यादा खास माना जा रहा है, ज्यादा अहम माना जा रहा है। 12 तारीख को पिथौरागढ़ आ सकते हैं प्रधानमंत्री। जान सकते हैं क्या शेड्यूल रह सकता है राव शफात इस दौरान, कितनी अहमियत है इस दौरे की पार्टी के लिए? अक्टूबर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ में जो दौरा है वो प्रस्तावित है और लगभग ये फाइनल भी हो चुका है, क्योंकि भाजपा तैयारियों में जुटी है। हालांकि भाजपा खेमे में उत्साह है और सरकार भी इस दौरे को लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। क्योंकि खास ये रहने वाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे पिथौरागढ़ में, तो हालांकि भाजपा खेमे की ओर से देखिए ये कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक दौरा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। प्रधानमंत्री की जो कार्यक्रम है वो सिलसिलेवार रहने वाले हैं पिथौरागढ़ में, क्योंकि जागेश्वर धाम एक मंदिर है, वहां के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के कुछ और कार्यक्रम वहां पर रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि आदि कैलाश के दर्शन भी प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बहुत लगाव रहा है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में आते रहे हैं और जब वो पीएम भी नहीं थे, जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे, तब भी पिथौरागढ़ आए थे। 2007 की चर्चा कर लेते, 2007 में भी नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे और जब वो प्रधानमंत्री बन चुके थे 2017 में उत्तराखंड में जब विधानसभा के चुनाव थे, तब भी पिथौरागढ़ में एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। और अब ये तीसरा ऐसा मौका है जब पिथौरागढ़ में पीएम पहुंचने वाले हैं। तो इसी का जायजा लेने के लिए तैयारियां क्या चल रही हैं, तो आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के महेंद्र भट्ट, वो पिथौरागढ़ में आज मौजूद है और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए। जैसा मैंने कहा कि 2 कार्यक्रम उनके जागेश्वर धाम में वो दर्शन करेंगे, इसके साथ ही जो आदि कैलाश है वहां के दर्शन करेंगे, लेकिन एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसएस बल्दिया जो स्टेडियम है वहां ये तमाम तैयारियां चल रही हैं। जो जिले के कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जब पिथौरागढ़ में मौजूद होंगे तो उनके साथ कुछ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ ही मौजूद रहेंगे। और भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एसएस बल्दिया स्टेडियम है वहां पर। इस तरह की भी खबरें हैं कि कुमाऊं के भी आध्यात्मिक दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, इससे अध्यात्म को लेकर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये भी खबर है कि बहुत सी सौगातें उत्तराखंड को मिल सकती है प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान। मुमताज, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आए हैं, वो चाहे अपने राजनीतिक दौरे पर आए हों या आध्यात्मिक दौरे पर आए हों, तो बहुत बड़ी सौगात उत्तराखंड को देकर के गए हैं। और ऐसी उम्मीद इस बार भी मानी जा रही है कि प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को बड़ी सौगात से नवाज सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं, क्योंकि देखिए देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, मठ है। प्रधानमंत्री जहां जहां पहुंचते हैं तो वहां पर्यटक या श्रद्धालु की संख्या में इजाफा होना शुरू हो जाता है। यानी श्रद्धालु चाहते हैं, पर्यटक चाहते हैं कि उस जगह भी वो पहुंचे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं या फिर वो आध्यात्मिक दौरे पर वहां पर पहुंचते हैं, तो इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। पहला तो ये कि केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिलेगी। दूसरा, पिथौरागढ़ क्योंकि दूरस्थ का क्षेत्र है, सीमांत का क्षेत्र है, तो वहां पर्यटकों की संख्या में आने वाले वक्त में इजाफा देखा जा सकता है। तो इसको इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री का आना उत्तराखंड के लाभदायक सिद्ध होगा। जी,
राशिफात, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम। अफसोसनाक खबर है ये, नैनीताल में खाई में बस गिर गई। और आपको ये भी बता दें कि हिसार से ये बस नैनीताल गई थी, जो काला डूंगी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 7 लोगों की अफसोसनाक मौत की खबर है। कई लोग जख्मी हुए हैं। बस में सवार होकर नैनीताल घूमने गए थे ये तमाम लोग। काला डूंगी नैनीताल मार्ग पर यह हादसा हुआ है। राव शफात हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए इस खबर पर लगातार, और हिसार से हमारे साथी कुलदीप हमारे साथ बने हुए। राव शफात, पहले आप ही का रुख करेंगे। कभी अच्छा नहीं लगता इस तरह की अफसोसनाक खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाना, लेकिन ये हादसा हुआ है नैनीताल में। हिसार से ये बस गई थी, लोग नैनीताल घूमने गए थे, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि मौत इनका यहाँ इंतजार कर रही है। ये हादसा कैसे हुआ राव शफात? क्या लापरवाही का मामला है या फिर किस वजह से? मुमताज, बहुत दर्दनाक ये हादसा है। और नैनीताल क्योंकि पर्यटक स्थल माना जाता है और दूर दूर से लोग घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। कल देर शाम की ये घटना है, जब नैनीताल में जो हरियाणा के हिसार की एक बस पहुंची थी और उसमें बताया जाता है कि किसी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो मौजूद थे। और जैसे ही नैनीताल के पास, क्योंकि कालाडूंगी मार्ग जो पड़ता है उसके आसपास क्योंकि संकरे मार्ग भी है, दूसरा तीव्र गति वाले कह सकते हैं कि मोड़ भी है, तो वहां पर थोड़ा सा भी वाहन अगर अनियंत्रित होता है तो इस तरह के हादसे देखने को मिलते हैं। और नैनीताल से जब ये बस वहां पर पहुंची थी तो इसी रोड पर, कालाडूंगी मार्ग जो रोड है नैनीताल की ओर जाता है, नांदनी रोड, तो यहीं पर ये हादसा हुआ है। और गहरी खाई में कल देर शाम जब ये बस गिरी तो स्थानीय लोगों ने इस बस को गिरते हुए देखा। और जाहिर सी बात है कि प्राथमिक अगर इसको देखा जाए तो अनियंत्रित होकर के ये बस गहरी खाई में गिरी थी। और स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को सूचना दी। मौके पर एसडीआरएफ पहुंची, एनडीआरएफ की टीम पहुंची, स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी पहुंची। रेस्क्यू अभियान बड़े पैमाने पर चला गया। तब अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बस में लोग सवार थे, लेकिन देर रात तक रेस्क्यू चलता रहा और इस दुखद घटना में 7 लोगों की मौत हुई है। 5 इसमें महिलाएं हैं, एक छोटा बच्चा है और एक पुरुष है। हालांकि जो 26 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 6 लोग तो बहुत ज्यादा घायल हैं। उनको हायर रेफर सेंटर में भेजा गया है और उनका इलाज भी जारी है। राशिफात, हमारे साथी कुलदीप हिसार से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप से ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे। कुलदीप, क्या जान सकते हैं हिसार के किस इलाके से तमाम लोग ताल्लुक रखते थे? आपके पास क्या खबर है इस हवाले से? जाहिर सी बात है अफसोसनाक हादसा हुआ है, 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और राव शफात, हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड ने बताया कि 26 के करीब लोग जख्मी हुए इस हादसे में। कुलदीप। बिल्कुल मुमताज, हिसार के आर्य नगर के पास तो पूरा स्टाफ घूमने के लिए नैनीताल गया था, लगातार 2 दिन से वहां था। और अब जब वापसी की तैयारी थी तो ये हादसा पेश आया है। और इसके साथ ही जैसा कि स्थानीय तौर पर बताया गया है, इसके साथ एक गाड़ी भी थी और उस गाड़ी में जो है 4 अन्य लोग साथ के सवार थे, उसके साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने जो है इस हादसे को देखा, तुरंत पुलिस को फोन किया और जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ। फिलहाल जो है बात की जाए स्टाफ की तो वो शहर के अलग अलग इलाकों से पूरा स्टाफ था, गाँवों से पूरा स्टाफ था, क्योंकि एक परिवार से वो लोग नहीं थे। स्कूल की तमाम जो शिक्षक थे वो उस बस में सवार थे। और अब जो है उनके साथ जो है उनके खुद के बच्चे भी, 1-2 बच्चे भी उनके साथ थे। और ये हादसा पेश हुआ जिसमें एक बच्चे की भी मौत जो है हो गई है। यहाँ पर जो है स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ से नैनीताल की तरफ चला गया है ताकि वहाँ जो है उनको सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। और अभी तक जो है हिसार में ना तो उन जो घायल हैं उनमें से कोई वापस लौटा है और न ही कुलदीप, हम दुआ करेंगे कि जो लोग जख्मी हैं, जिनकी जान बच गई है, वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप इस जानकारी के लिए। राव शफात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों पर इस चर्चा के लिए। इस बीच हम हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। विदेश दौरे पर जाएंगे हिमाचल के कृषि मंत्री और 4 विधायक। मार्केटिंग के गुर सीखने के लिए ब्राजील जाएगा ये दल। बीजेपी ने मंत्री और विधायकों के स्टडी टूर पर सवाल उठाए। अब किसानों के पैसे का सैर सपाटे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। जिन क्षेत्रों में सेब होता ही नहीं वहां के लोग दौरा करेंगे। बागवानों को ना भेजने पर उन्होंने सवाल उठाए। तो विपक्ष की तरफ से हिमाचल के कृषि मंत्री और 4 विधायकों के विदेश दौरे पर सवाल उठाए गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री और 4 विधायक ब्राजील दौरे पर जाने वाले हैं। कृषि के किसानी के गुर सीखने के लिए इसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। बड़ी असंवेदनशील सरकार है। एक मंत्री मंच पर बैठ करके भाषणबाजी कर रहा है और वहां कोई बच्चा बेहोश हो जाता है और उसको जब हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है तो सरकार के पास एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। उसको
प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर। प्रदीप, अब किसी न किसी बात को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का सिलसिला बना रहता है। अब खबर यह है प्रदीप कि कृषि मंत्री 4 विधायकों के साथ ब्राजील दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि खेती किसानी के गुर सीखेंगे, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाए इस पर। उनका कहना है कि किसानों के पैसे से इस तरह सैर सपाटे के लिए जाया जा रहा है। मतलब क्या है, आधार क्या है इस दौरे का, आखिर जान सकते हैं प्रदीप? पूरी खबर क्या है, किस तरह से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल, देखिए मुमताज, हिमाचल प्रदेश में एक बागवानी प्रोजेक्ट है जो विश्व बैंक तरफ से वित्त पोषित है और 1100 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है कुल मिलाकर। और इसी से जुड़ा ये स्टडी टूर होने वाला है। एक्सपोजर टूर पर हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार और उनके साथ साथ 4 विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के ही अजय सोलंकी हैं और उनके साथ संजय अवस्थी हैं। ये तमाम विधायक, मलिंदा राजन हैं, ये भी इस जो एक्सपोजर विजिट होने वाला है इसमें जाने वाले हैं। और इनके साथ साथ जो बागवानी सचिव है शिवपाल रासू और जो मार्केटिंग बोर्ड के भी अधिकारी हैं, वो इसमें इस प्रोजेक्ट में जाएंगे और विपणन के गुर सीखे जाएंगे। यहाँ पर इस तरह का ये पूरा स्टडी टूर बना हुआ है और इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से भी फाइल को मंजूरी दे दी गई है, विदेश दौरे को मंजूरी दे दी गई है और जानकारी है कि नवंबर महीने में ये एक्सपोजर विजिट होना है। लेकिन ये पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। बीजेपी नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के ही प्रदेश प्रवक्ता है संदीप भारद्वाज, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर सवाल उठाया। एक तो ये बागवानी का प्रोजेक्ट है और उसमें बागवान नहीं जा रहे हैं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट अब एक्सटेंशन मोड में है, यानी ये प्रोजेक्ट खत्म होने वाला है। 60 लाख रुपए बचे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। तो ऐसे में विदेश भ्रमण किया जा रहा है, सैर सपाटे पर वो पैसा खर्च किया जा रहा है। ये सीधा सीधा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, जबकि बागवानों को भेजा जाना चाहिए था और इस तरह के टूर शुरू में बनने चाहिए थे जब ये प्रोजेक्ट अपने पीक पर था, यानी उस पर काम चल रहा था। लेकिन अब तो ये बिल्कुल अंतिम दौर में चला हुआ है और एक्सटेंशन जो है इसमें लेने की स्थिति में इस वक्त सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व बैंक फंडित जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो टूर हो रहा है, ये सवालों के घेरे में आ गया है। हालांकि सरकार का इसकी तरफ इसमें तर्क ये है कि वहां पर मार्केटिंग के गुर सीखे जाएंगे और इसमें किस तरह के गुर सीखेंगे ये तो देखने वाली बात थी। लेकिन मंत्री जा रहे हैं, उनके साथ साथ विधायक जा रहे हैं और उनके साथ साथ बाकी भी जो लोग अधिकारी हैं वो जा रहे हैं। हालांकि समय समय पर इस तरह के स्टडी टूर होते हैं, एक्सपोजर विजिट पर जाते हैं, अधिकारी भी जाते हैं, मंत्री भी जाते हैं। लेकिन यहाँ जो बीजेपी का तर्क ये है कि जो बागवानी बहुल क्षेत्र है, क्योंकि ये सारा का सारा बागवानी प्रोजेक्ट है और इसका सारा फोकस सेब पर है, तो जो सेब बहुल इलाके के लोग हैं, चाहे वो विधायक हैं, उनको भेजा जाना चाहिए था। ऐसे विधायकों को भेजा जा रहा है जहां पर जिनके सेब नहीं होते हैं, जो सेब से जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ये सवाल यहाँ कहीं ना कहीं उठाया गया है। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने तर्क भी दिया कि शिमला की अगर बात करें, कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, कई ऐसे विधायक, मंत्री जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वो बागवानी इलाकों, बहुल इलाकों से आते हैं। उसमें खासतौर पर जो सेब की बागवानी करते हैं उस इलाके से आते हैं। तो अगर वो वहां जाते भी तो वो फायदा भी मिलता। लेकिन जो भेजे जा रहे हैं मंत्री और विधायक, उनको लेकर सवाल यहाँ पर उठाए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अब बार पलटवार इस पर शुरू हो चुका है। सरकार की अपनी मंशा हो सकती है, क्योंकि कृषि मंत्री की बात करें तो जो मार्केटिंग बोर्ड होता है वो कृषि मंत्री के अंडर होता है। तो हो सकता है कि इसीलिए उनको भेजा जा रहा हो। हालांकि विधायकों के जाने पर यहाँ पर जरूर सवाल यहाँ बीजेपी ने उठाए हैं। तो देखना ये होगा कि अब इस पर पलटवार, यानी सरकार की तरफ से बीजेपी के आरोप पर क्या पलटवार होता है, क्या इस पर जवाब जो है वो आता है। शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए और इस खबर की तह तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हम रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा में कांग्रेस का ब्राह्मण समाज पर फोकस है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से होगा। 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती तो भी डिप्टी सीएम ब्राह्मण ही होता। ब्राह्मण समाज कांग्रेस का साथ दें, यह अपील की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अहम खबर दे रहे हैं आपको हरियाणा की सियासत के हवाले से। कल ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया था रोहतक में और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। सुनते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, उसके बाद पहुंचेंगे खबर की तह तक। नहीं, जो उनका EWS है वो लागू करेंगे। जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, वो उसका है। और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा।
हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, काफी अहम खबर है हरियाणा की सियासत के हवाले से। रोहतक के ब्राह्मणों ने पिछली बार मायूस किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को। इस बार कल ब्राह्मण सम्मेलन में ये बड़ी बात कही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेला है उन्होंने कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से बनाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस मास्टर स्ट्रोक की तह तक कैसे पहुंचेंगे जितेंद्र? मुमताज, आपने ठीक कहा, ये अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जहां इस बात का दावा लगातार करते नजर आ रहे हैं कि उन्हें किसी दूसरे दल की गठबंधन को लेकर के हरियाणा में आवश्यकता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये कहना कि एक डिप्टी सीएम जो है वो बनाया जाएगा, क्योंकि अपने आप में अगर पूरे तौर पर सक्षम है और ऐसी स्थिति में अगर डिप्टी सीएम बनाने को लेकर के आखिर उनका ख्याल क्यों है, इसे इसलिए स्पष्ट किया जा सकता है क्योंकि अपने आप में ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, हरियाणा प्रदेश हो या फिर देश की राजनीति हो, उनका एक अहम योगदान रहता है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में उनका समर्थन जो है कांग्रेस को और सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को मिले, कहीं ना कहीं इस बात के सियासी मायनों को ध्यान में रखते हुए भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये ऐलान किया गया है, ताकि इस प्रकार का कोई टैग जो है, क्योंकि एक जाति से होने का जो टैग है, खासतौर से हरियाणा के अंदर जिस तरीके से जाट नॉन जाट को लेकर के राजनीति देखने के लिए मिलती है, तो इस प्रकार का कोई टैग जो है वो भूपेंद्र हुड्डा पर ना लगे और पूरी 36 बिरादरी को साथ लगने को लेकर चलने को लेकर के वो एक अपनी छवि जो है, इससे पहले भी हालांकि कई बार रख चुके हैं और इस माध्यम से भी वे इसी प्रकार की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज की तरफ से जो डिप्टी सीएम है वो सरकार बनने पर हरियाणा प्रदेश के अंदर रहेगा, अगर भूपेंद्र हुड्डा को अगर इस प्रकार का कोई मौका मिलता है। हालांकि दूसरे जो गुट के नेता हैं उनका इसको लेकर के क्या कहना है, क्या इस बात को लेकर के पार्टी आला कमान से बात हो चुकी है या फिर ये ऐलान भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से निजी तौर पर किया गया है? ये कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है या फिर भूपेंद्र हुड्डा खुद अगर सीएम बनते हैं तो वो अपनी टीम के अंदर एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज से रखने वाले हैं? ये कई सवाल ऐसे हैं जो बने हुए हैं, लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल कहा जा सकता है मुमताज, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के इस ऐलान के बाद कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर चर्चाएं सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के है, जिस प्रकार से उन्होंने ब्राह्मण समाज से एक डिप्टी सीएम बनाने की बात हरियाणा प्रदेश में कही है। जितेंद्र, गुजारिश है आपसे कुछ वक्त और बने रहे आप हमारे साथ। एक और अहम खबर पे आप ही का रुख करेंगे हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज कई अहम बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री। एचपीपीसी की बैठक हरियाणा निवास में होगी और बैठक में कई मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एचपीपीसी की बैठक में कई विभागों की अहम खरीद को मंजूरी मिलेगी। सीएम दोपहर 1 बजे स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की भी बैठक लेंगे और शाम 6 बजे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ मुख्यमंत्री आवास पर भी मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। तो जितेंद्र चौधरी का रुख करेंगे, हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक अक्सर मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आते हैं, कौन कौन से विभागों की खरीद को आज मंजूरी मिल सकती है? आज की बैठक कितनी अहम है, जरा तफसील से बताएं। देखिए, बिल्कुल मुमताज, खबरें अभी तक के दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ में मौजूद हैं और चंडीगढ़ में ही कई बैठकें उनकी तरफ से की जाएंगी। आपने ठीक कहा, 11 बजे एचपीपीसी यानी हरियाणा के अंदर जो हाई पावर परचेज कमेटी है उसकी बैठक होने जा रही है, जिसमें सरकारी खरीद को लेकर के मंजूरी दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 2 कमेटी के सदस्य जो कि मूलचंद शर्मा और साथ में अनूप धानक इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और तमाम वे मंत्री भी आते हैं जिनके विभाग के अंदर सरकारी खरीद होती है। सरकारी अधिकारी भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहते हैं और सीधे जिन लोगों से इस खरीद को किया जाना है, जो भी कंपनियां हैं, जो भी वेंडर्स इसको लेकर के आते हैं, उनसे सीधे तौर पर मोल भाव यहाँ इस प्रकार की बैठक में समय समय पर किया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए बचाने का काम किया जाता है प्रदेश का। इसके बाद एक और जो बैठक है वो रहने वाली है और साथ ही साथ 6 बजे लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के साथ जो बैठक है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रहेगी। आज दिन भर मुख्यमंत्री जो है चंडीगढ़ के अंदर रहेंगे और कल सुबह 10 बजे हिसार के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल रवाना हो जाएंगे। जहां तक बात की जाए 1 बजे की बैठक की, फाइनेंस कमेटी की ये बैठक है। इसके अलावा एनहेंसमेंट केसेस जो है उसको लेकर के भी एक बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 बजे करने वाले हैं। तो सीधे तौर पर आज बैठकों का दौर मुख्यमंत्री का चंडीगढ़ के अंदर रहने वाला है और कल सुबह 10 बजे वे हिसार रवाना हो जाएंगे। जितेंद्र, एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम, उसके जरिए भी हम दर्शकों तक इस खबर की अहमियत पहुंचाएंगे
और आप उस खबर की तह तक पहुंचेंगे। एसवाईएल पर पंजाब सरकार की सियासी मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसवाईएल पर कड़े रुख के बाद सियासी मुश्किलात बढ़ गई है। पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टी मान सरकार पर हमलावर हो गई हैं। भगवंत मान ने रविवार को सभी पार्टी के नेताओं को बहस की चुनौती दी थी और तीनों नेताओं ने बहस को स्वीकार कर लिया। जितेंद्र चौधरी का रुख कर रहे हैं हमारे स्टेट हेड। जितेंद्र, सभी ने एक झटके में बहस को स्वीकार कर लिया। भगवंत मान की तरफ से कहा गया था जाखड़ कह रहे घुटने नहीं टेकेंगे, बाजवा कह रहे खुले मैदान में बहस की जाएगी और सुखबीर बादल ने कहा 1 नवंबर तो बहुत दूर है, कल ही आता हूं हरियाणा, कल ही आता हूं मैं सीएम आवास में बातचीत के लिए, बहस के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से कुछ नहीं होता है। तो क्या लगता है आपको, भगवंत मान अपने इस बयान के बाद ज्यादा मुश्किलों में आ गया एसवाईएल के मुद्दे पर? वैसे ही पंजाब सरकार काफी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। देखिए, बिल्कुल खबरें अभी तक के दर्शकों की जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि आखिर एसवाईएल को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा पंजाब और हरियाणा के अंदर अब क्यों बन रहा है। चुनाव तो आ ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी वजह है सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देशों की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पंजाब को ये चेताया है कि उन्हें मजबूर न किया जाए कोई कड़ा निर्णय लेने को लेकर के। इसलिए नहर निर्माण को लेकर के जो सर्वे है उसमें पूरा सपोर्ट करें केंद्र सरकार का, और इसका आगे जो कार्य है वो निर्देश अनुसार चलना चाहिए। इसी के साथ साथ जो सियासी उफान है वो देखने के लिए मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से आम आदमी पार्टी पर सीधे वार करते हुए ये कहा गया कि जहां पर मिनिस्टर्स की कोठी है सेक्टर 39 चंडीगढ़ में, वहीं पर बैठ करके हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, और ठीक एक कोठी दूर जो है पंजाब के मंत्री इस बात को दोहराते हैं कि पानी जो है एक बूंद भी पंजाब हरियाणा को नहीं दे सकता। तो इस प्रकार का दोहरे चरित्र का आरोप जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया था। वहीं पंजाब के नेता भी अब इस बात पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सरकार जो पंजाब के अंदर है उसको घेरने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि बार बार की किचकिच छोड़िए। 1 नवंबर को पंजाब दिवस पर तमाम विपक्षी नेता, उन्होंने 3 नेताओं के नाम लिए। उन तीनों नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। एक चुनौती उनकी तरफ से दी गई कि आप आइए, खुली बहस करते हैं, मीडिया के समक्ष बहस करते हैं। सबसे पहले सुनील जाखड़ की तरफ से इस बहस को स्वीकार करते हुए कहा गया कि बिल्कुल हम खुली बहस के लिए तैयार हैं, और हम ये भी पूछेंगे कि आखिर आपने कोर्ट के अंदर इस प्रकार का पक्ष रखा है तो पानी के मसले पर आपने घुटने क्यों टेके हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से भी कई ऐसे मसले थे जो विपक्षी नेताओं से जुड़े हुए थे, जिनको लेकर के उन्होंने अपने सवाल जो हैं वो इस ट्वीट के माध्यम से दाग दिए थे। दूसरी तरफ प्रकाश सिंह बादल की तरफ से माफी चाहेंगे, सुखबीर सिंह बादल की तरफ से ये कहा गया है कि आप 1 नवंबर छोड़िए, कल ही मुख्यमंत्री आवास में आ रहा हूं, यानी घेराव का एक तरीके से ऐलान उनकी तरफ से कर दिया है। वहीं पर बहस करेंगे, और इस बहस को लेकर के आगे प्रताप सिंह बाजवा की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि खुले मैदान में बहस करते हैं। सही कहा जितेंद्र आपने, लेकिन जिस तरह से बहस एसवाईएल को लेकर चल रही है कई राज्यों के इन राजनेताओं के बीच, और सभी अपने अपने अंदाज में एसवाईएल के मुद्दे को अहम बताकर लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जीत की ना हार की जिद है, इस दिल को सियासी करार की जिद है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर की तह तक जाने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ, और तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।